जय श्री राम बच्चों। क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर 3 केमिकल काइनेटिक्स। आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स बच्चों, चैप्टर के नाम से कुछ समझ में आ रहा है? चैप्टर के नाम से कुछ समझ में आ रहा है? केमिकल मतलब केमिकल रिएक्शन से रिलेटेड चीजें रही होंगी इसमें। काइनेटिक्स वर्ड से क्या समझ में आ रहा है? काइनेटिक्स, काइनेमेटिक्स, डायनामिक्स, ये सब तो फिजिक्स की चीजें हैं ना। तो काइनेटिक्स वर्ड का मतलब यहाँ पर क्या है? मोशन, स्पीड। मेरी बात समझ में आ रही है? तो अब तक हमने जो केमिस्ट्री में सीखा 11th तक, उसमें हमने ये सीखा कि केमिकल रिएक्शन किस हद तक आगे बढ़ेगा, extent up to which the chemical reaction will proceed। हाँ या ना? कि मतलब इसके बाद ही इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा। फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन भी हमने सीख लिया था, ये रिएक्शन प्रोसीड होगा भी या नहीं होगा, या बैकवर्ड जाएगा या फॉरवर्ड जाएगा, ये भी हमने सीख लिया था। लेकिन रिएक्शन किस स्पीड से आगे बढ़ रहा है ये हमने अभी तक नहीं सीखा है। मेरी बात समझ में आ रही है? मेरी बात समझ में आ रही है? तो बच्चों चैप्टर 3 केमिकल काइनेटिक्स, मैं ये फर्स्ट पेज इसका रीड कर रहा हूँ और यहाँ से जो पॉइंट्स मुझे मिलेंगे उठाकर मैं यहाँ पे लिखूंगा। तो तुम लोग भी अपनी बुक्स निकाल लो और अगर नहीं लाए तो ध्यान से सुनना। करें स्टार्ट। देखो भाई, केमिस्ट्री बाय इट्स वेरी नेचर इज कंसर्न्ड विद चेंज सब्सटेंस वेल डिफाइंड प्रॉपर्टीज आर कन्वर्टेड बाय केमिकल रिएक्शन इनटू अदर केमिकल सब्सटेंस विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज। फॉर एनी केमिकल रिएक्शन केमिस्ट ट्राई टू फाइंड आउट। किसी भी केमिकल रिएक्शन में दुनिया के सारे केमिस्ट क्या फाइंड करना चाहते हैं? पहला पॉइंट, The feasibility of a chemical reaction which can be predicted by thermodynamics। यानी कि क्या फाइंड करना चाहते हैं केमिस्ट? केमिस्ट tried to find out, क्या फाइंड करना चाहते हैं? feasibility of reaction। ये रिएक्शन feasible है, होगा भी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा भी या नहीं जाएगा। और ये हमें पता लगा किसमें? थर्मोडायनेमिक्स में। एज यू नो दैट रिएक्शन विद डेल्टा जी लेस देन 0 एट कांस्टेंट टेंपरेचर एंड प्रेशर इज फीजिबल। हम जानते हैं कि जितने भी स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन होते हैं वो अपने आप होते हैं, और अगर वो अपने आप हो रहे हैं तो फीजिबल ही है। हाँ या ना? सेकंड पॉइंट, एक्सटेंट टू विच अ रिएक्शन विल प्रोसीड कैन बी डिटरमाइंड फ्रॉम केमिकल इक्विलिब्रियम। थर्मोडायनेमिक, इसका आंसर हमें कहां मिला बच्चों? फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन का थर्मोडायनेमिक्स में। थर्मोडायनेमिक्स में क्या मिला कि फॉर अ रिएक्शन इफ डेल्टा जी लेस देन 0, इफ डेल्टा जी इज नेगेटिव, तो वो रिएक्शन कैसा माना जाएगा? स्पॉन्टेनियस। और अगर रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है तो वो अपने आप हो रहे हैं, और अगर अपने आप हो रहे हैं तो इसका मतलब वो फीजिबल है। हाँ या ना? स्पॉन्टेनियस है तो फीजिबल है। दूसरी बात इसने क्या बोली? एक्सटेंट टू विच द रिएक्शन विल प्रोसीड। रिएक्शन किस हद तक आगे जाएगा, आगे बढ़ेगा। क्या ये जरूरी है कि जब रिएक्शन स्टार्ट, देखो रिएक्शन के स्टार्टिंग में सिर्फ रिएक्टेंट होते हैं, प्रोडक्ट तो होता नहीं है। क्या ये जरूरी है कि रिएक्टेंट पूरा कंज्यूम हो जाए और पूरा 100% प्रोडक्ट बन जाए? नहीं, जरूरी नहीं है। क्या ये जरूरी है कि रिएक्शन बिल्कुल प्रोसीड ही ना हो, मतलब रिएक्टेंट एज इट इज पूरा पड़ा रहे और प्रोडक्ट बने ही ना? ये भी जरूरी नहीं है। और होने को ये भी हो सकता है कि कुछ अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट कंज्यूम हो जाए और कुछ प्रोडक्ट बन जाए और रिएक्शन वहां पे जाके स्टॉप हो जाए, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं कि रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे पहुंच गया है। हाँ या ना? तो सेकंड पॉइंट इसमें क्या लिखा है कि केमिस्ट ट्राई टू फाइंड आउट extent to which a reaction will proceed, extent to which reaction will proceed। और इसका आंसर हमें कहां मिला बच्चों? इक्विलिब्रियम में। इक्विलिब्रियम में पढ़ा था ना हम लोगों ने, ये चीजें तो पढ़ी थी उसमें। और तीसरा पॉइंट इसमें लिखा है स्पीड ऑफ रिएक्शन, टाइम टेकन बाय रिएक्शन टू रीच इक्विलिब्रियम। और तीसरी चीज क्या है कि रिएक्शन किस स्पीड से आगे बढ़ रहा है। धीरे धीरे रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे पहुंच रहा है,
या तेजी से पहुंच रहा है, या कांस्टेंट स्पीड से रिएक्शन चल रहा है, या स्टार्टिंग में फास्ट जा रहा था फिर धीरे 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 होते होते रुक गया। मेरी बात समझ में आ रही है? तो तीसरा पॉइंट इसने क्या लिखा है? स्पीड ऑफ रिएक्शन। यानी केमिस्ट और क्या जानना चाह रहे हैं? हम क्या जानना चाह रहे हैं? स्पीड ऑफ रिएक्शन। इसका मतलब क्या होता है? टाइम टेकन बाय रिएक्शन टू रीच इक्विलिब्रियम। टाइम टेकन बाय अ रिएक्शन टू रीच इक्विलिब्रियम। इसके बारे में हमें पता चल गया, इसके बारे में पता चल गया, लेकिन ये हमने अभी तक नहीं सीखा। समझ में आ गया? और यही हमें इस चैप्टर में सीखना है। क्या सीखना है? केमिकल काइनेटिक्स। रिएक्शन किस स्पीड से आगे बढ़ रही है, वो कौन से फैक्टर्स हैं जिससे रिएक्शन का रेट फास्ट कर सकते हैं या स्लो कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? वो कौन कौन से फैक्टर हैं? जैसे टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, कैटलिस्ट हो गया, या मान लो नेचर ऑफ रिएक्टेंट हो गया। मेरी बात समझ में आ रही है? तो वो कौन से फैक्टर्स हैं जिनसे स्पीड बढ़ाई या घटाई जा सकती है, और अगर हम फैक्टर्स का यूज ना करें, नॉर्मली होने दे रिएक्शन को, तो उसकी स्पीड क्या होगी। बात समझ में आ रही है? रिएक्शन की स्पीड कहां से चेक की जा रही है? इनिशियल से लेकर कहां तक? इक्विलिब्रियम तक पहुंचने तक। समझ में आ रहा है? तो तुम्हें क्या लगता है, रिएक्शन कांस्टेंट स्पीड से पहुंचते हुए इक्विलिब्रियम रुक गई, या स्टार्टिंग में रिएक्शन फास्ट हो रहा था फिर धीरे 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 होते 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 रुक गया? कांस्टेंट स्पीड से तो चल नहीं रही होगी रिएक्शन की, झटके से वहां पे जाके रुक गई। तो स्टार्टिंग में क्या होता है? रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होती है, तो क्योंकि रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो रिएक्शन फास्ट होगा, और फिर धीरे धीरे प्रोडक्ट भी बनता जा रहा है, रिएक्टेंट कम होता जा रहा है, तो रिएक्शन स्लो होते 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 इक्विलिब्रियम पे आके रुक जाता है। जनरली यही होता है। ये बात समझ में आ गई? ये मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया। चले आगे। Along with the feasibility and extent, it is equally important to know that the rate and the factor controlling the rate of chemical reaction for its complete understanding। तो कह रहा है कि किसी भी रिएक्शन की कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग के लिए ये तीनों चीजों का जानना बहुत जरूरी है। फिजिबिलिटी, एक्सटेंट, और तीसरा रेट ऑफ रिएक्शन। For example, which parameter determine as to how rapidly food gets spoiled, how to design a rapidly setting material for dental film। ये जानना इसलिए जरूरी है बच्चों, क्योंकि इसने कुछ एग्जांपल दिए हैं। खाना किस स्पीड से सड़ रहा है, वही तो केमिकल रिएक्शन ही है ना। या आपने देखा होगा कुछ लोग डेंटल फिलिंग कराते हैं, दांतों में वो कुछ व्हाइट व्हाइट सा होता है ना, डेंटल फिलिंग कर देते हैं, वो जम के हार्ड पत्थर जैसा हो जाता है। तो उसको हार्ड होने में कितना टाइम लगेगा? केमिकल रिएक्शन ही तो है। तो टाइम के रेस्पेक्ट में हम ये देख रहे हैं कि रिएक्शन इक्विलिब्रियम तक पहुंचने में कितना फास्ट या कितना स्लो जा रहा है। समझ में आ रहा है? ऐसे ही और भी एग्जांपल दिए हुए हैं। और व्हाट कंट्रोल द रेट एट विच द फ्यूल बर्न्स इन ऑटो इंजन। इंजन में जो जितने भी व्हीकल है, क्या सारा फ्यूल एक बार में जल जाता है? नहीं, उसको हमने कंट्रोल ही तो किया हुआ है, ताकि हमारे कंट्रोल में अगर रहेगा तो धीरे धीरे फ्यूल जलेगा, गाड़ी चलती रहेगी। एक ईयर में जल गया तो धमाका हो जाएगा, फट जाएगी गाड़ी। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन जानना क्यों जरूरी है, उसकी इंपॉर्टेंस वो समझा रहा है। अब यहाँ पर लिखा है ऑल दीज क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ रिएक्शन रेट एंड देयर मैकेनिज्म इज कॉल्ड द केमिकल काइनेटिक्स। क्या बोला इसने? इसने हमें केमिकल काइनेटिक्स की डेफिनेशन बता दी। क्या है बच्चों केमिकल काइनेटिक्स? व्हाट डू यू मीन बाय केमिकल काइनेटिक्स? बोलो जल्दी। It is the branch of chemistry. It is the branch of chemistry in which we deals with the rates of reactions, and the factors affecting the rate of reaction. And their mechanism. समझ में आ गया? इस पूरे चैप्टर में हमें यही पढ़ना है कि वो कौन कौन से फैक्टर हैं जिससे किसी केमिकल रिएक्शन का रेट, ये रेट मतलब स्पीड,
को हम ऑल्टर कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, और रेट ऑफ रिएक्शन होता क्या है, कैसे फाइंड करते हैं। क्लियर हो गया? चले आगे। अब जैसे इसने एक एग्जांपल दिया है, कुछ रिएक्शन तो बच्चों बहुत फास्ट होते हैं, जैसे आप पेट्रोल के ऊपर आप आग लगाओ तो तुरंत सारा बर्न हो जाएगा, हाँ या ना? तो ये रिएक्शन कैसा हो गया? फास्ट। और कुछ रिएक्शन एक्सट्रीमली स्लो होते हैं, वेरी वेरी स्लो। जैसे कि एग्जांपल दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल थर्मोडायनेमिक डाटा इंडिकेट दैट डायमंड शॉल कन्वर्ट टू ग्रेफाइट बट इट इज वेरी स्लो। डायमंड जो होता है वो फॉरएवर नहीं होता है, आपको पता है? यानी कि जो डायमंड आपको डायमंड आज नजर आ रहा है वो कुछ टाइम बाद क्या बन जाएगा बच्चों? ग्रेफाइट बन जाएगा। ये दोनों ही कार्बन के एलोट्रॉप्स हैं, हाँ या ना? लेकिन ये इतना स्लो प्रोसेस है, इतना स्लो प्रोसेस है, वेरी स्लो रिएक्शन, इसमें हजारों साल लग जाएंगे। अब हजारों साल में तो तुम्हारी कई पीढ़ियां पहन के हीरे को यूज करके मर जाएंगे, हाँ या ना? मेरी बात समझ में आ रहा है? कई पीढ़ियां उस डायमंड का यूज कर लेंगी, पहन लेंगी, चमका लेंगे, दिखा देंगे, शादियों में खूब यूज कर लेंगे, तब जाकर वो ग्रेफाइट बनेगा। कितनी पीढ़ियां निकल जाएंगी? तो क्योंकि ये रिएक्शन बहुत स्लो है, इसीलिए ये हम लोग मैटर नहीं करते और डायमंड कितना ही महंगा हो खरीद लेते हैं। और बात समझ में आ रही है? ये भी एक रिएक्शन है जो बहुत स्लो है। तो रेट ऑफ रिएक्शन का जानना क्यों जरूरी है, बार बार ये वही बता रहा है। Therefore, most people thinks that diamond is forever. Kinetic studies not only help us to determine the speed of reaction, but also describe the condition by which reaction rate can be altered. यानी केमिकल काइनेटिक्स हमें ये भी बताता है कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिससे कंडीशन बाय विच द रिएक्शन रेट कैन बी ऑल्टर्ड। ये हमें क्या बताता है? इट ऑल्सो टेल्स अस हाउ टू ऑल्टर the rate of reaction, the rate of reaction। समझ में आ गया? तो ये मैंने तुम्हें केमिकल काइनेटिक्स की एक डेफिनेशन समझा दी है। इसके आगे बच्चों देखो, इसका अगला टॉपिक है रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। इसको इरेज कर देता हूं। इसको कॉपी में नोट डाउन कर लेना भैया, ठीक है? अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। देखो डेफिनेशन, फॉर्मूला, ये सब हम बाद में लिखेंगे, पहले इसको फील करो, जरा समझो। अब प्रॉपर बात आ गई है, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, हम यही टॉपिक पढ़ रहे हैं, जो चैप्टर का नाम है। कोई भी केमिकल रिएक्शन का रेट का मतलब क्या है? रेट मतलब स्पीड, कि रिएक्शन किस स्पीड से आगे जा रहा है, हाँ या ना? आप इसको कैसे समझोगे या समझाओगे? इसका सीधा सा मतलब यही है कि जो रिएक्टेंट है वो कितनी तेजी से कम हो रहा है या कंज्यूम हो रहा है, या आप ये भी बोल सकते हो कि कितनी स्पीड से प्रोडक्ट बन रहा है, हाँ या ना? मान लो केस 1, रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और उनकी कंसंट्रेशन कम होती जा रही है, पर ये प्रोसेस बहुत स्लो हो रहा है क्योंकि प्रोडक्ट बहुत धीरे धीरे बन रहा है। तो रिएक्शन कैसा हुआ? स्लो। तो इसका रेट भी कैसा हुआ? रेट ऑफ रिएक्शन स्लो। और मान लो एक रिएक्शन ऐसा है केस 2 जिसमें रिएक्टेंट्स आपस में बहुत तेजी से रिएक्ट कर रहे हैं और इस वजह से रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बहुत तेजी से कम हो गई और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बहुत तेजी से बन गई या फॉर्म हो गया प्रोडक्ट। तो ये रिएक्शन कैसा हुआ? फास्ट। यानी कि ये रिएक्शन कैसा है? फास्ट। क्लियर हो गया ना? तो इसका रेट भी क्या हुआ? ज्यादा हुआ। रेट ऑफ रिएक्शन क्या हुआ? ज्यादा हुआ, फास्ट हुआ। और ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि रिएक्टेंट पूरा ही कंज्यूम हो जाएगा, 100% प्रोडक्ट बन जाएगा, ऐसा नहीं है। हम यहाँ इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं। इक्विलिब्रियम याद है कि नहीं है? इक्विलिब्रियम पर रिएक्शन जब पहुंच जाता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि रिएक्टेंट पूरा ही कंज्यूम हो गया। रिएक्टेंट कुछ बचता है, कम हो जाता है पर बचता है, और प्रोडक्ट भी पूरा 100% नहीं बनता है। वो रिएक्टेंट जितना कंज्यूम हुआ है उतना ही प्रोडक्ट बन जाता है। मतलब एप्रिशिएबल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों एग्जिस्ट करते हैं इक्विलिब्रियम पे, हाँ या ना? अब बताओ बच्चों, रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे समझें और कैसे समझाएं? ये कहानी क्लियर होगी ना, केस 1 केस 2। अब कोई रिएक्शन कितना फास्ट हो रहा है, क्या मुझे दोनों चीजों को देखना, चेक करना पड़ेगा, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, या किसी एक से काम चल जाएगा?
एक से काम चल जाएगा। अरे आप सोच के देखो ना, आप प्रोडक्ट के बारे में नहीं जानना चाहते, आप बस रिएक्टेंट पे फोकस कर रहे हो, तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में कितनी तेजी से कमी आ रही है, कितनी तेजी से उसका कंसंट्रेशन कम हो रहा है रिएक्टेंट का, इतने से पता तो चल जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन। काफी नहीं है। और एक इंसान ऐसा है, वो कह रहा है कि मुझे रिएक्टेंट से कोई मतलब नहीं है, मैं खाली प्रोडक्ट देख रहा हूँ, प्रोडक्ट किस रेट से फॉर्म हो रहा है, बन रहा है, इंक्रीज हो रहा है, क्या उससे भी रेट ऑफ रिएक्शन पता नहीं चल जाएगा? ये डाटा इनफ नहीं है। तो क्या इसके लिए मुझे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों को एक साथ पैरेलली देखना पड़ेगा? नहीं। यानी रेट ऑफ रिएक्शन को फाइंड करने के लिए दोनों में से किसी एक को भी कंसिडर अगर हम करें, या तो रिएक्टेंट या तो प्रोडक्ट, उससे काम चल जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन आ जाएगा। अगर आप रिएक्टेंट को देख रहे हो तो उसमें यह चेक करना पड़ेगा कि किस रेट से कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की कम हो रही है। अगर आप प्रोडक्ट देख रहे हो तो उसमें आपको देखना पड़ेगा किस रेट से प्रोडक्ट बन रहा है, इंक्रीज हो रहा है या फॉर्म हो रहा है। बात समझ में आ गई? देखो बुक में भी यही चीज दी हुई है, हेडिंग दी हुई है रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, और यहां पर ये लिखा हुआ है टू बी मोर स्पेसिफिक इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द टर्म ऑफ रेट ऑफ डिक्रीज इन कंसंट्रेशन। सबसे पहले रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन के क्या मतलब है? इट मींस हाउ फास्ट chemical reaction occurs or reaches to equilibrium। या हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, in other words it can be expressed as the change in concentration of reactant or product। कितनी तेजी से रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में चेंज आ रहा है। अब कौन सा टाइप का चेंज आ रहा है वो तुम्हें सोचना पड़ेगा। रिएक्टेंट होगा तो पक्का उसकी कंसंट्रेशन कम हो रही होगी, प्रोडक्ट होगा तो पक्का उसकी कंसंट्रेशन बढ़ रही होगी। समझ में आ गया? तो अगर इसको और थोड़ा डिटेल में देखें कि अगर आप रेट ऑफ रिएक्शन को एक्सप्रेस करना चाहते हो तो इसको और डिटेल में अगर आप देखोगे तो आप दो तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हो। रेट ऑफ रिएक्शन कैन बी एक्सप्रेस्ड as the rate of decrease in concentration of reactant। सही है गलत? हम सिर्फ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में कितनी तेजी से कमी आ रही है ये देख रहे हैं, इससे भी रेट ऑफ रिएक्शन पता चल जाएगा। और या फिर rate of reaction can also be expressed as the rate of increase in concentration of product। अगर आप प्रोडक्ट को देख रहे हो तो उसमें आपको ये देखना पड़ेगा कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में किस रेट से इंक्रीमेंट आ रहा है। दोनों को एक साथ देखने की जरूरत नहीं है, दोनों में से किसी एक से भी हमें ये पता चल जाएगा कि रेट ऑफ रिएक्शन कितना है। ये बात समझ में आ गई? अगर अभी भी समझ में नहीं आ रहा तो एक एग्जांपल करते हैं। बच्चों मान लो ये R फॉर रिएक्टेंट है, ये रिएक्टेंट है और ये है प्रोडक्ट। समझ में आ गया? केमिकल रिएक्शन ऐसे लिखते हैं ना, ये रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट है। बच्चों जब टाइम t 0 था तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन थी R1 और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन थी P1। मान सकते हैं? ये जनरल रिएक्शन है। और जब कुछ टाइम बीता तो बच्चों रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन हो गई R2 और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन हो गई P2। हाँ या ना? समझ में आ रहा है? तो रेट ऑफ रिएक्शन को आप कैसे एक्सप्रेस करोगे भैया, ये बताओ। रेट ऑफ रिएक्शन को आप एक्सप्रेस कैसे करोगे? तो फर्स्ट क्या बोला था इसने? रेट ऑफ रिएक्शन कैन बी एक्सप्रेस
रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे एक्सप्रेस करोगे? एज द रेट ऑफ डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। किस रेट से रिएक्टेंट घट रहा है? तो बच्चों जरा चेक करो, आप R2 में से R1 को माइनस करोगे, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे लिखोगे? डेल्टा R अपॉन डेल्टा T। ये समझ में आएगी नहीं? डेल्टा R बाय डेल्टा T का क्या मतलब है? चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ R विद रेस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। तो चेंज इन टाइम के लिए हमने बोल दिया रेट, और डिक्रीज क्यों बोला? क्योंकि वो घट ही रहा है। R1 बढ़ा है या R2 बढ़ा है, इतना बताओ। R1 बढ़ा है ना, इनिशियल कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की ज्यादा होगी, कुछ टाइम बाद रिएक्टेंट कम हो गया होगा। बात समझ में आ गई? अच्छा, इसके आगे बच्चों माइनस भी लगाते हैं, पूछो क्यों? क्योंकि कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है। अच्छा, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं बच्चों? माइनस R2 माइनस R1 अपॉन T2 माइनस T1। चेक करो, इन दोनों बातों का एक ही मतलब है। डेल्टा R कैसे निकालोगे? चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। भाई R2 में से R1 को ही तो माइनस करोगे, और बाहर बोल जो माइनस था वो पहले से ही लगा रखा है, T2 माइनस T1। क्लियर हो गया? और इस चीज को प्रोडक्ट के टर्म्स में कैसे लिखोगे? तो एक काम करता हूं, ये रेस कर दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है। इसको कॉपी में नोट डाउन कर लेना, स्क्रीनशॉट लेके। इसके आगे मैं यहां से लिखने जा रहा हूं, ठीक है? इसके अलावा रेट ऑफ रिएक्शन को आप सेकंड यानी ऐसे भी लिख सकते हो। रेट ऑफ रिएक्शन कैन आल्सो बी एक्सप्रेस्ड एज द रेट ऑफ इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, कि प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन किस रेट से इंक्रीज हो रहा है। तो जरा सोच के देखो, क्या मैं लिख सकता हूं डेल्टा P अपॉन डेल्टा T? ये क्या आ गया? चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ T। इसको हम लिखेंगे चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ T डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम या टाइम टेकन, और ये प्लस का होगा। क्यों भाई? क्योंकि प्रोडक्ट बढ़ रहा है, हाँ या ना? तो बच्चों इसको हम लिखेंगे डेल्टा P बाय डेल्टा T इज इक्वल टू T2 माइनस P1 अपॉन T2 माइनस T1। यानी इस चीज को अगर हम वर्ड्स में लिखें तो ये आ जाएगा चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ P अपॉन चेंज इन टाइम। तो रेट ऑफ चेंज हो गया ना बच्चों। अगर मैं इस चेंज को हटाकर यहां पर इंक्रीज कर दूं तो क्या प्रॉब्लम है? क्योंकि चेंज कौन सा वाला है ये तो बताया नहीं आपने, तो वहां इंक्रीज हो रहा है। सेम इसी तरह से यहां पर अगर आप इसको चेक करोगे तो उसको वर्ड्स में कैसे लिखोगे? डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन टाइम टेकन या चेंज इन टाइम। समझ में आ गया? इसको आप वर्ड्स में लिखोगे तो, या इसको आप लिखोगे तो ऐसे आ जाएगा, ये बन जाएगा और ये ऐसे हो जाएगा। समझ में आ गया? चले आगे, यहां तक क्लियर है सबको? तो बच्चों इसके बाद अब फाइनली रेट ऑफ रिएक्शन से हमें क्या सीखने को मिला? रेट ऑफ रिएक्शन से हमें ये सीखने को मिला कि अगर आपको फाइंड करना है, देखो ऑब्वियसली अगर आपको रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड करना है, अब तक ये समझ में आ गया होगा कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन हमें दी होगी, क्योंकि जब तक आपको कंसंट्रेशन दी ही नहीं होगी आप कैसे माइनस करके रेट ऑफ रिएक्शन निकालोगे? समझ में आ रहा है? एक छोटा सा एग्जांपल है। अच्छा, उससे पहले एक और चीज, रेट ऑफ रिएक्शन एक पॉजिटिव क्वांटिटी है या नेगेटिव क्वांटिटी है? पॉजिटिव है या नेगेटिव है? अगर रिएक्टेंट के टर्म्स में देखें तो नेगेटिव, माइनस का साइन था, माइनस डेल्टा आर बाय डेल्टा टी, और प्रोडक्ट के टर्म्स में देखें तो पॉजिटिव है। तो फाइनली क्या है, वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है रेट ऑफ रिएक्शन? भैया रेट ऑफ रिएक्शन पॉजिटिव ही है, चाहे आप रिएक्टेंट के टर्म्स में देखो चाहे आप प्रोडक्ट के टर्म्स में देखो। वो बाहर माइनस का साइन लगाया ही इसलिए गया है ताकि वो माइनस माइनस मिलके पॉजिटिव हो जाए। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूं। जैसे मान के चलो बच्चों, ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है, ठीक है? जब टाइम t 0 था तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को ले लेते हैं 50 ग्राम और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को ले लेते हैं
वैसे देखो कंसंट्रेशन मोल पर लीटर में होता है, और मैं एकदम बेसिक चीज समझाने के लिए ग्राम लिख रहा हूँ। और प्रोडक्ट बच्चों कितना था, कुछ भी बताओ कितना था? 0 ही होगा, क्योंकि टाइम t 0 है। जब टाइम कुछ बीत गया तो रिएक्टेंट रह गया 30 ग्राम और प्रोडक्ट बन गया 20 ग्राम। ठीक है, तो अब आप मुझे ये बताओ रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालोगे? रेट ऑफ रिएक्शन निकालने के आपके पास दो तरीके हैं। क्या करोगे? या तो डेल्टा आर बाय डेल्टा टी लिखोगे, हाँ या ना, और माइनस का साइन तो आगे लगाना ही है आपको। डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ एनी वन ऑफ द रिएक्टेंट। अच्छा, रिएक्टेंट भी बहुत सारे हो सकते हैं, क्या ये जरूरी है कि रिएक्टेंट एक ही हो? इसकी तरह रिएक्टेंट भी बहुत सारे हो सकते हैं, तो उनमें से किसी भी एक रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशन है उसमें कितना डिक्रीज आया, सिर्फ उतने से भी आपको रेट ऑफ रिएक्शन मिल जाएगा। मेरी बात समझ में आई? मेरी बात समझ में आई? फिर से सुन लो। रेट ऑफ रिएक्शन को निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं? डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट तो आएगा ही, बट एनी ऑफ द रिएक्टेंट, ये भी याद रखना, कोई भी रिएक्टेंट। फिलहाल यहां तो देखो एक ही है तो प्रॉब्लम नहीं आ रही है, लेकिन अगर दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट है तब क्या करोगे? तो कोई भी एक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में जो डिक्रीज आएगा वो यहां लिख सकते हो। और यहां पर टाइम टेकन या फिर चेंज इन टाइम, तो बच्चों मान लेते हैं इसमें टाइम लगा 10 सेकंड्स का, 10 सेकंड्स का टाइम लग गया। मेरी बात समझ में आ गई? ये डाटा मुझे दिया हुआ है। अब बताओ रेट ऑफ रिएक्शन कैसे आएगा? ये वाला माइनस तो बाहर रहेगा, ब्रैकेट R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाय T2 माइनस T1, तो ये वाला माइनस तो ये रहा। अब चेक करो R2 की वैल्यू क्या थी? R2 की वैल्यू है T2 वाली यानी 30 और माइनस 50 और अपॉन में आ जाएगा 10। जरा चेक करना, माइनस माइनस 20 डिवाइडेड बाय 10 कितना आ गया? 20 बाय 10 यानी कि 2 जो भी है रेट ऑफ रिएक्शन ग्राम पर सेकेंड। समझ में आ गया? अब तुम्हें समझ में आया रेट ऑफ रिएक्शन एक पॉजिटिव क्वांटिटी है। वो बाहर माइनस का साइन लगाया इसलिए गया है ताकि जब R2 माइनस R1 करोगे तो अंदर तो ब्रैकेट में नेगेटिव क्वांटिटी आनी है, और बाहर आपने माइनस इससे लगाया था कि माइनस माइनस क्या हो जाए? प्लस। और वैसे भी कॉमन सेंस लगाओ, रेट ऑफ रिएक्शन निकाल रहे हो कि रिएक्शन किस स्पीड से आगे जा रहा है, तो वो तो पॉजिटिव ही होगा ना। हाँ ठीक है, रिएक्टेंट घट रहा है लेकिन होगा तो पॉजिटिव। और यही चीज आप प्रोडक्ट से भी निकाल सकते हो। तो बच्चों रेट ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए आप क्या लिखोगे? दूसरा मेथड क्या है? डेल्टा P बाय डेल्टा T पॉजिटिव, विच मींस इंक्रीज in concentration of any one of the product। जरूरी नहीं है कि प्रोडक्ट एक ही हो, प्रोडक्ट बहुत सारे हो सकते हैं, उनमें से किसी भी एक प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में जो इंक्रीज आ रहा है उससे हम फाइंड कर सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन अपॉन में टाइम टेकन। अब जरा चेक करना इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, P2 माइनस P1 अपॉन T2 माइनस T1 कितना हो गया? कितना हो गया? P2 कितना है? 20 माइनस 0 अपॉन 10, तभी तो यही आया 2 ग्राम पर सेकेंड। तो यही तो है रेट ऑफ रिएक्शन। तो आपको दोनों के टर्म्स में, एक ही रिएक्शन में आपको दोनों सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, या तो रिएक्टेंट के टर्म्स में देख लो या तो प्रोडक्ट के टर्म्स में देख लो, आंसर सेम ही आता है। बस यहाँ माइनस लगाना होता है, यहाँ पे ये वैल्यू पॉजिटिव होती है। यहाँ बाहर माइनस इसलिए लगाया गया क्योंकि ब्रैकेट के अंदर वाला पार्ट करके रिएक्टेंट के केस में माइनस ही आएगा, तो वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और यहाँ पे इसलिए लगाया गया प्लस क्योंकि वो तो वैसी पॉजिटिव क्वांटिटी है। जब आप P2 माइनस P1 करोगे तो ब्रैकेट के अंदर पॉजिटिव ही रहेगा। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? और एक बात सुन लो, यहीं पे बता देता हूँ। ये जो फॉर्मूला है ना बच्चों, डेल्टा R बाय डेल्टा T, और ये जो फॉर्मूला है डेल्टा P बाय डेल्टा T, ये दोनों ही फॉर्मूले किस चीज के हैं बच्चों? किसके हैं ये? रेट ऑफ रिएक्शन के। लेकिन इससे हमें एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन मिलता है, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। इसका क्या मतलब है? अब ये नया पंगा क्या है? एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या है
बच्चों फिजिक्स में मोशन चैप्टर 11th में पढ़ा था आपने, पढ़ा था ना? तो व्हीकल या गाड़ी जो भी है जिस पॉइंट से स्टार्ट हुई और फाइनली जहां पर पहुंची, तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल करा वो न्यूमरेटर में लिखते थे और टोटल टाइम नीचे लिखते थे। तो इससे क्या आता था? स्पीड या एवरेज स्पीड? एवरेज स्पीड। पर एवरेज स्पीड की जो वैल्यू आ रही है वो हमें नहीं पता कि एक्चुअली जो गाड़ी है वो स्पीड पर थी भी या नहीं। भाई रास्ते में कभी तेज चला रहा है, कभी धीरे चला रहा है, कभी गाड़ी रोक के खड़ा हुआ है, कभी बहुत तेज चला रहा है। बात समझ में आ रही है? तो हमने क्या करा है, खाली हमने टोटल डिस्टेंस ऊपर लिख दिया है और नीचे टोटल टाइम लिख दिया है, जिससे हमारे पास एवरेज स्पीड आ गई। लेकिन एक्चुअली गाड़ी की स्पीड पे थी वो तो हमें मालूम ही नहीं है। चेक करो, यहां भी तो वही हो रहा है। आप चेक करो, अगर मैं एक बहुत अच्छा खासा टाइम इंटरवल ले लूं, जैसे एक रिएक्शन है और वो 40 मिनट तक रिएक्शन चले जा रहा है, तो 40 सेकंड तक क्या जरूरी है कि रिएक्शन सेम रेट से ही चल रहा हो? क्या पता कभी तेज हो, कभी धीरे हो, कभी बहुत फास्ट हो जाए रिएक्शन, कभी ऐसा लग रहा है हो ही नहीं रही, इतना स्लो है। लेकिन हमने क्या करा, हमने खाली R2 में से R1 माइनस कर दिया। हमने बस इनिशियल कंसंट्रेशन देखी और हमने फाइनल कंसंट्रेशन देखी, माइनस कर दिया। यही तो करा ना? चेक करो। तो बीच में एक्चुअली क्या चल रहा था वो पता लगा? नहीं पता लगा ना। इसीलिए ये जो दो फॉर्मूले आपको नजर आ रहे हैं, ये फॉर्मूले हैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। इससे हमको एवरेज रेट पता चलता है कि रिएक्शन इतने पूरा इक्विलिब्रियम तक पहुंचने में ओवरऑल इतना टाइम लग गया, तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन ये है। तो ये एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन है। पर इसका ये मतलब नहीं है कि जो भी मान लो रेट ऑफ रिएक्शन आया, जैसे 2 ग्राम पर सेकंड आंसर आया, सपोज यहां पर हमारा आंसर क्या आया, 2 ग्राम पर सेकंड। इसका ये मतलब नहीं है कि हर सेकंड 2 ग्राम प्रोडक्ट बन ही रहा है या हर सेकंड 2 ग्राम रिएक्टेंट डिक्रीज ही हो रहा है, ये जरूरी नहीं है। हो सकता है कभी फास्ट हो रहा हो, बीच में कभी स्लो हो रहा हो, कभी बिल्कुल ही भरा पड़ा हो रिएक्शन, कभी बहुत फास्ट हो रहा हो। बीच में क्या हुआ हमको पता है? या ऐसा भी हो सकता है स्टार्टिंग में रिएक्शन फास्ट हो रहा है, फिर धीरे 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 कम होते 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 रुक गया। ये बात आपको इस फॉर्मूले से पता चल पा रही है? नहीं चल पा रही ना। इसीलिए ये क्या है फॉर्मूला, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब समझ में आ गया। और ये बात याद रखना, एनी वन ऑफ द रिएक्टेंट और एनी वन ऑफ द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट और रिएक्टेंट जरूरी नहीं है कि एक एक ही हो, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो उनमें से कोई भी एक रिएक्टेंट आप ले लो, उस पर ये फॉर्मूला लगा दो, आंसर आ जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन आ जाएगा। या प्रोडक्ट अगर बहुत सारे हैं तो आपको सबको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। कोई भी एक प्रोडक्ट ले लो, उसके कंसंट्रेशन में कितना इंक्रीज आया उससे आप निकाल लो, आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन आ जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत? चले आगे। तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है, अगर हम इसको ग्राफिकली समझें, तब अगर मैं टाइम इंटरवल को छोटे छोटे शॉर्ट इंटरवल में डिवाइड कर दूं, क्या तब हमें इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन मिल जाएगा? हाँ। और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन से हमें एक्चुअली पता चलेगा कि किस मोमेंट पे रिएक्शन फास्ट हो रहा था और किस मोमेंट में स्लो हो रहा था। तो देखो बच्चों, अगर मान लो रेट ऑफ रिएक्शन को मैं एक्सप्रेस कर रहा हूं इन टर्म्स ऑफ डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स या एनी वन ऑफ द रिएक्टेंट, तो ये कैसा नजर आएगा ग्राफिकली, जरा चेक करो। ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस। मान लेते हैं बच्चों वाई एक्सिस पे हम क्या ले रहे हैं, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, और वाई एक्सिस पे क्या ले रहे हैं, टाइम। तो हम ये तो देखो, तुम भी जानते हो, मैं भी जानता हूं, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन वक्त के साथ घट रही है, हाँ या ना? तो क्या इसका ग्राफ ऐसा जाएगा? क्यों भाई मना क्यों कर रहे हो? वक्त के साथ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम हो रही है, ऐसे ही जाना चाहिए, जाना तो ऐसे ही चाहिए। मैं यही आपको समझा रहा हूं। अगर आपके पास सिर्फ इनिशियल और फाइनल कंसंट्रेशन है ना, तो आपका ग्राफ ऐसा ही आपको दिखेगा। लेकिन अगर आप एक्चुअली छोटे छोटे इंटरवल में इसको डिवाइड करोगे, यानी लैब में जाके एक्सपेरिमेंट करोगे, तब आपको पता चलेगा कि स्टार्टिंग में बहुत तेजी से रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन घट रहा है और फिर धीरे धीरे हो रहा है। ये बात समझ में आई? तब हमें ये पता चला, जो चीज मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में ही बताई थी कि क्या होता है, रिएक्टेंट जब ज्यादा होता है ना, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, उस टाइम रिएक्शन फास्ट हो रहा होता है, बहुत तेज हो रहा होता है।
और जैसे जैसे वो इक्विलिब्रियम के पास पहुंच रहा होता है तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होती जा रही है और प्रोडक्ट बनता जा रहा है। प्रोडक्ट एक तरीके से उसका ऑपोजिशन मान लो, वो आता जा रहा है, तो रिएक्शन स्लो होता चला जाता है और स्लो होते 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 इक्विलिब्रियम पे रुक जाता है। तो ये रिएक्शन ऐसा नहीं है कि ये सीधा नीचे जाते जाते आगे कहीं ना कहीं एक्स एक्सिस को काटेगा, नहीं काटेगा, क्योंकि अगर एक्स एक्सिस को टच कर दिया तो मतलब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जीरो हो गई, जबकि इक्विलिब्रियम पे पहुंचने के बाद रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जीरो नहीं होती है, एप्रिशिएबल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट मिलता है, हाँ या ना। और इसी वजह से इसकी स्ट्रेट लाइन भी नहीं आएगी क्योंकि फिर तो सीधा ही काट देगा, हाँ या ना। तो ये ग्राफ थोड़ा सा एक्स एक्सिस के पैरेलल चला जाएगा। पैरेलल का मतलब ये हो गया कि हाँ भाई अब इसकी कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम पे इतनी हो गई है। आगे बात समझ में। अब अगर मान लो मैं ये वाली कंसंट्रेशन लेता हूं तो ये हो गया बच्चों इनिशियल कंसंट्रेशन, ये ले लेते हैं। जैसे मान लेते हैं ये है T1, यहां से यहां तक कितना टाइम लगा T1, और ये वाला टाइम ले लेते हैं T2, क्योंकि इसके आगे तो फिर वो पैरेलल हो गए ना एक्स एक्सिस के। तो T1 और T2 बच्चों, T1 पे कंसंट्रेशन क्या थी जरा चेक करो। T1 पे जो कंसंट्रेशन है वो है R1, हाँ या ना, और T2 पे जो कंसंट्रेशन है वो है R2, हाँ या ना। तो अब मुझे ये बताओ डेल्टा R बाय डेल्टा T का मतलब क्या हुआ नेगेटिव में? क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब हुआ रेट ऑफ रिएक्शन। सही है गलत? सही पर अधूरा। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। एवरेज इसलिए क्योंकि समझ गए ना, आपने बहुत बड़ा टाइम इंटरवल लिया है, बीच में क्या हुआ आपको पता चला, जबकि स्टार्टिंग में रिएक्शन तेज हो रहा था, बाद में धीरे धीरे हो रहा है। समझ में आया? तो इसीलिए यहां पर फॉर्मूले में ये तो लिख लेना, वही R2 माइनस R1। अब ब्रैकेट के अंदर ऑब्वियसली एक नेगेटिव वैल्यू आएगी, ऐसा इसलिए क्योंकि तुम देख सकते हो R2 छोटा है, R1 बड़ा है, और आप R2 में से R1 माइनस कर रहे हो। समझ में आ गया? और अगर मान लो मैं कहूं कि इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड करके दो, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? इंस्टेंटेनियस के लिए हम बहुत छोटा सा टाइम इंटरवल लेते हैं। तो बच्चों अगर मैं यहां पर एक छोटा सा टाइम इंटरवल लूं तो जरा चेक करना, क्या इस टाइम इंटरवल को मैं dt बोल सकता हूं? dt। तो यहां पर जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में चेंज आया वो कितना आया? जरा चेक करो, छोटा सा, ये यहां से लेकर यहां तक, इसको dr मान लेते हैं। तो यहां पर एक आप चेक करोगे तो छोटा सा ट्राइंगल नजर आएगा, छोटा सा ऐसा ट्राइंगल यहां पे बनेगा या नहीं बनेगा? बनेगा ना। तो ये हो गया dr, ये हो गया dt। तो यहां से आपको मिल जाएगा माइनस का dr बाय dt। ये हो जाएगा एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। वो यहां भी हो ही रहा है, R2 में से R1 माइनस हो रहा है, T2 में से T1, पर वो टाइम इंटरवल बहुत छोटा हो गया है और टाइम इंटरवल आपने बड़ा कर दिया तो आपको क्या मिलेगा? एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। नंबर 1, नंबर 2। कोई दिक्कत? बच्चों स्लोप चेक करना है, इसका स्लोप कैसा जा रहा है? स्लोप जानते हो ना किसी भी कर्व का, जैसे मान लो ये कर्व है तो स्लोप का मतलब होता है टेंजेंट, तो यहां से ये टेंजेंट बन रहा है इसका, उसी से तो स्लोप मिलेगा। स्लोप होता है tan थीटा, एक्स एक्सिस के साथ जो भी एंगल बन रहा है उसका tan निकाल दो। अब आप चेक करो इसका स्लोप कैसा है किसी भी पॉइंट पे। इस पॉइंट पे स्लोप निकाल लो, कैसा जाएगा? ऐसा। इस पॉइंट पे स्लोप कैसा होगा? ऐसा। इसका स्लोप कैसा जा रहा है? नेगेटिव। जल्दी बोलो, स्लोप कैसा जा रहा है? नेगेटिव। तो इसीलिए इसकी वैल्यू माइनस में आती है, ये माइनस की वैल्यू है। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? लेकिन बच्चों अगर यही चीज प्रोडक्ट के केस में देखी जाए तो क्या होगा? ये रेस कर दूं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर हो गया? अगर हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड करें प्रोडक्ट के टर्म्स में तो क्या होगा? रेट ऑफ रिएक्शन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द
increase in concentration of any of the product। इसको अगर हम ग्राफिकली समझे तो कैसा नजर आएगा बताओ जरा। मान लो ये है प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन और ये है टाइम। तो प्रोडक्ट के बारे में क्या विचार है? हम जानते हैं वक्त के साथ प्रोडक्ट बढ़ रहा है, तो क्या मैं इसकी स्ट्रेट लाइन बना दूं? क्यों बढ़ नहीं रहा? बढ़ रहा है, लेकिन सेम रेट से रिएक्शन नहीं हो रही है। ये तब पता चला जब लैब में एक्सपेरिमेंट किया गया। तो इसका ग्राफ कैसा बनता है? कुछ समझ में आया? ये रेनबो मत बना देना ऐसे करके, ये गलत हो जाएगा। रेनबो मत बनाना भैया। क्या बनाना है फिर? क्या बनाना है? एक्स एक्सिस के पैरेलल ये लाइन चली जाएगी। समझ में आ गया? कर्व बहुत गंदा बना है, सही, अच्छा है। इसका मतलब ये हुआ स्टार्टिंग में रिएक्शन बहुत फास्ट हो रहा था, रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा था, प्रोडक्ट बहुत तेजी से बढ़ रहा था, बन रहा था, लेकिन उसके बाद प्रोडक्ट का फॉर्मेशन स्लो हो गया। मतलब टाइम ज्यादा लग रहा है पर प्रोडक्ट देखो ऊपर की तरफ कम जा रहा है। ऐसे करते करते प्रोडक्ट बनना बंद हो गया, मतलब उसकी एक मैक्सिमम वैल्यू सैचुरेशन पॉइंट आ गया और उसके बाद प्रोडक्ट अब आप देखो नहीं बढ़ रहा है, मतलब वो इक्विलिब्रियम पे पहुंच गया है। हाँ या ना? तो जरा चेक करो, किसी भी पॉइंट पे आप स्लोप निकाल लो, इसका स्लोप कैसा जा रहा है? पॉजिटिव जा रहा है। इसीलिए रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकलेगा? रेट ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए प्लस का डेल्टा पी बाय डेल्टा टी लिया जाता है। हाँ या ना? और ये एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन देता है। इसका मतलब मान लो एक टाइम इंटरवल में ले लेता हूं, यहां पे जीरो वाला भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, वो t1 हो जाएगा, t0 है। और एक टाइम इंटरवल वो ले लेते हैं जब ये x एक्सिस के पैरेलल हो गया, ये हो गया t1, ये हो गया t2। यहाँ पे कंसंट्रेशन प्रोडक्ट की वैसे ही जीरो है, यहाँ पे सैचुरेशन पॉइंट आ गया x एक्सिस के पैरेलल, तो ये प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन हो गई p2। तो जरा चेक करो, यहां से लेकर यहां तक P2 माइनस P1 अपॉन T2 माइनस T1। अब आप चेक कर लो, P2 P1 से बड़ा है और P1 की वैल्यू बच्चों कितनी हो गई? जीरो, क्योंकि ऑरिजिन है ना, टाइम t जीरो है। तो P2 माइनस P1 करोगे तो पॉजिटिव क्वांटिटी आएगी, T2 माइनस T1 करोगे पॉजिटिव क्वांटिटी आएगी। तो रेट ऑफ रिएक्शन कैसा आएगा? पॉजिटिव। स्लोप चेक कर लो, स्लोप भी कैसा आ रहा है? पॉजिटिव। किसी भी पॉइंट पे चेक कर लो। ग्राफ से क्या समझ में आया? प्रोडक्ट पहले तेजी से बन रहा था, फिर धीरे धीरे कम होता चला गया। नहीं आ रहा समझ में? बच्चों अगर मैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन की बात करूं तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन के लिए आपको चेक करना पड़ेगा रेट ऑफ रिएक्शन एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। मुझे अचानक से किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम में बताओ कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या था, तो आपको छोटा सा टाइम इंटरवल वहां पे लेना पड़ेगा जहां पर भी आपको चेक करना है। मान लो मुझे यहां पर एक छोटा सा टाइम इंटरवल ले लिया, ये dt। बच्चों ये बहुत छोटा सा टाइम इंटरवल है, बहुत छोटा सा, इतना सा, ये देखो इतना सा। अब तुम लोगों से जो पॉइंट बना दिया आपने, इसलिए मैंने थोड़ा बड़ा बनाया ताकि तुम्हें दिखाई दे, वरना टाइम इंटरवल इतना पतला है कि अगर दो लाइनें बनाऊंगा तो वो एकदम चिपकी हुई मिलेगी। ऐसे बनेगा। तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन यहाँ पे चेक करो, यहाँ पर एक छोटा सा ट्रायंगल बनेगा, ये वाला अलग से बनाओ। तो आप चेक करो ट्रायंगल कैसा बन रहा है, इसको आप जूम कर लेना, ऐसा ही बनेगा। तो यहाँ पे ये बन गया थीटा, तो चेक करो tan थीटा पॉजिटिव है कि नहीं, क्योंकि x एक्सिस के साथ इसका जो एंगल बनता है उसी से हमको स्लोप मिलता है। तो स्लोप कैसा आ रहा है? पॉजिटिव, इसीलिए इसकी वैल्यू भी पॉजिटिव। तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस का dp बाय dt। चीजें सेम ही है, बस वहां पे टाइम इंटरवल लार्ज हो गया तो एवरेज बन गया, यहाँ पे टाइम इंटरवल छोटा हो गया तो ये इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन हो गया। कोई दिक्कत? समझ में आ गया? इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक मुझे तुम्हें और समझाना है, इसको इरेज कर दूं, इसको यहां लिख देता हूं। स्लोप इसका कैसा है? पॉजिटिव। अब मुझे ये बताओ बच्चों, फाइनली
कि रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट क्या होती है, यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट क्या होगी बच्चों, दिमाग लगाओ। रेट ऑफ रिएक्शन ROR का पहले फॉर्मूला तो बताओ। फॉर्मूला है कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम, हाँ या ना? इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन, डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन, ये सब भी तो कॉन्सेंट्रेशन ही है, तो आएगा तो ऊपर कॉन्सेंट्रेशन ही। R2 में से R1 माइनस करोगे, कंसेंट्रेशन में से कंसेंट्रेशन माइनस करोगे, कंसेंट्रेशन ही तो आएगा। प्रोडक्ट के केस में भी वही है। तो कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम, बच्चों कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर, क्योंकि आप जनरली मोलैरिटी में ही गेम खेलोगे। और डिवाइड में टाइम क्या हो गया, सेकेंड, तो इसकी SI यूनिट क्या हो गई बच्चों, मोल पर लीटर पर सेकेंड। और इसकी एक यूनिट और याद रखना बच्चों, कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं जिसमें आपने देखा होगा, यहां पे लिख देता हूं, रिएक्टेंट गैसियस फॉर्म में है और प्रोडक्ट भी गैसियस फॉर्म में है, मतलब GG लिखा रहता है ना। देखो एक्वस लिखा हुआ है तो मोल पर लीटर ही होगा, पर अगर गैसियस फॉर्म में रिएक्शन है तो वहां मोल पर लीटर नहीं आएगा, तो वहां पर क्या आ जाएगा, ATM पर सेकेंड, क्योंकि उस केस में कंसंट्रेशन गैसियस की कैसे निकाली जाएगी, प्रेशर के टर्म्स में ATM, और टाइम वही रहेगा पर सेकेंड। तो ये बात भी तुम्हें याद रखनी है, यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है, मोल पर लीटर पर सेकेंड या फिर ATM पर सेकेंड। यहां तक कोई दिक्कत, सबको समझ में आ गया? तो बच्चों इसके बाद नेक्स्ट क्लास से नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।